हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका #K1 एडू हब में। और आज हम लोग एसपीटी एक्ट को कवर करेंगे। जितने भी आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनको हम लोग आज देखेंगे और कुछ न कुछ उपाय आपको बताया जाएगा जिसकी मदद से आप लोग इन सारे प्रोविजंस और आर्टिकल को आसानी से याद रख सकें। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि सीएनटी से रिलेटेड 2 वीडियो और एसपीटी का भी एक और वीडियो अपलोड पहले ही कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को देखें। एग्ज़ाम में आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा झारखंड के महत्वपूर्ण जलप्रपात उसको भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। अगर आप एक बार देखते हैं तो आपको यकीनन वो हेल्पफुल होगा। खोरठा साहित्य, नागपुरी साहित्य को भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें, उसमें आपको झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और हर एक वीडियोस की खासियत ये है कि बहुत कम टाइम पे आपको बहुत ही कॉन्क्रीट चीज़ दिया गया है और पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और हर एक टॉपिक में कुछ न कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया गया है जिससे कि याद रखने में आसानी हो। ठीक है, पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी 2 वीडियोस अवेलेबल है। उन 2 वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो पंचायती राज से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए कंटेंट इस चैनल में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा आज के टॉपिक को। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बिल्कुल लेफ़्ट साइड में ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल 9 चैप्टर्स हैं आपके एसपीटी एक्ट में। ये आपके आर्टिकल्स हैं और ये सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, एक बार मैं सिंपली आपके लिए पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्या इसमें ट्रिक अप्लाई हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। 1 से 4, जैसा कि मैंने पहले बोला है, किसी भी चीज़ में पहले डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, 1 से लेकर 4 तक डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर्स है नहीं। सीएनटी में क्या था कि 19 चैप्टर थे, तो वहाँ याद रखना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो इसमें से कुछ आपको याद रखना होगा और कुछ के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि 9 चैप्टर है तो पहला 1 से 4 है, ये सिंपल है, इसको याद रखिए, याद रखना कोई कठिन है नहीं। उसी तरह से जो लास्ट है आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9 यहाँ पे मिस है। 9th वाला चैप्टर में आपका ये 66 पे ख़त्म हुआ 8, तो 9th स्टार्ट होगा 67 से और जाएगा 72 तक। ठीक है, पहला और लास्ट याद रख लीजिए, पहला 1 से 4 और 9th वाला 67 से 72। ठीक है, लास्ट वाले में क्या है कि दंड की बात की गई है, यानी कि पनिशमेंट की। उसके बाद बकाया कैसे वसूला जाएगा। ठीक है, बकाया कैसे वसूल होगा, ये सारी बात लास्ट वाले चैप्टर में की गई है। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स में क्या बात की गई थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वाले चैप्टर में डेफिनेशन, सेकेंड में ग्राम प्रधान और मूल रैयत। ठीक है, ग्राम प्रधान को पूरे डिटेल में यहाँ बताया गया है, मूल रैयत का क्या ड्यूटी है, क्या काम कैसे करना है, मूल रैयत कौन होगा, ये सारी बातें सेकंड वाले में बताई गई है। तीसरा रैयत है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका तीसरा रहेगा, रैयत वाला। ठीक है, 4th में इसमें क्या है, एसपीटी एक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंजर भूमि एवं खाली जोत से रिलेटेड प्रावधान कौन से चैप्टर में है या फिर कितने से कितने आर्टिकल में है। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा है नहीं 9, तो इसको आप लोग बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, याद रख लीजिएगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। 4th वाला बंजर भूमि एवं खाली जोत, 5वां में लगान की बात की गई है। 6th वाला जो प्रोविज़न था अब वो लागू नहीं रहता, अब वो नहीं है। ठीक है, ख़त्म कर दिया गया है। 7th वाला में न्यायिक प्रक्रिया, 8th में परिसीमन, डिलिमिटेशन जिसको बोलते हैं, और 9th में जैसा कि मैंने बताया दंड और बकाया वसूल की बात की गई है। इसको याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6th वाले को, जो कि अब है नहीं, जिसको ख़त्म कर दिया गया। 6th आपका है 53, इसमें एक ही आर्टिकल है 53। ठीक है, इसके ऊपर है 5, इसके नीचे है 7th, तो 53 के बाद आपका आएगा 54 और 53 के पहले आएगा 52, ये तो आपको पता चल जाएगा आराम से। अब 54 से कहाँ तक है, तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, 5 से 1 ज़्यादा 6, 4 से कम 3। ठीक है, और यही सेम चीज़ यहाँ भी होगा। यहाँ 52 है, इसका मतलब 4 से 1 ज़्यादा 5 रहा होगा और 3 से 1 कम 2 रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या बताया है
छठे नंबर पे जो आर्टिकल है 53 है, ये आपको याद रखना है खुद से। 7th वाला 54 से 63 आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। 54 तो पता चल जाएगा, 53 के बाद 54 आएगा, और 5 से 1 ज़्यादा, 4 से 1 कम। और यही सेम चीज़ यहाँ भी 52 आपको पता चल गया, 53 के पहले 52, तो ये 5 1 ज़्यादा है किससे, 4 से, 2 कम है किससे, 3 से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 5, 6 और 7 को याद रख लेंगे। ठीक है, एक वाला मैंने बताया था 1 से 4 याद रख लीजिएगा, और 9th वाला भी मैंने बताया था कि 67 से 72 है, उसको भी याद खुद से रख लीजिएगा। उसके बाद जो बाकी है 2, 5 से 11, 3, 12 से 26, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 4, 27 से 42, इसको भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 5, 6, 7 जो मैंने बताया है, अगर आप इसको याद रखते हैं ट्रिक के माध्यम से, और बाकी अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो आप अगर ऑप्शन आएगा तो उसमें आप आसानी से रिलेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, आपको बस एक बार देख लेना है इनको सिर्फ, कि पहला वाला तो चलिए याद है 1 से 4 रखना है, और लास्ट वाला 67 से 72। इसके बाद बाकी एक बार आप देख लीजिए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा, और अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुँचिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स से भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 को मेंशन किया है। ठीक है, आर्टिकल 4 क्यों लिया है, क्योंकि इसमें डिफाइन किया गया है कि खास ग्राम क्या होगा। ठीक है, 2 तरह का ग्राम है, एक खास ग्राम और एक नॉन खास ग्राम। ठीक है, तो खास ग्राम और नॉन खास ग्राम क्या है, वो सारी बातें आर्टिकल 4 में बताई गई है। और खास ग्राम क्या होता है, जिसमें कोई ग्राम प्रधान ना हो, उसमें कोई मूल रैयत ना हो, तो उसको खास ग्राम की कैटेगरी में रखा गया है। इस तरह की बातें आर्टिकल 4 में बताई गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि 1 से लेकर 4 तक पहला चैप्टर में है, उसमें सारे डेफिनेशंस क्लियर किए गए हैं। ठीक है, तो उसी में खास ग्राम का डेफिनेशन बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 5, सेकंड वाला कहाँ से कहाँ तक था, 5 से 11। तो इसमें क्या, ग्राम प्रधान और मूल रैयत की बात की गई थी। तो आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है कि ग्राम प्रधान को नियुक्त करना है। ठीक है, और ग्राम प्रधान की नियुक्ति में जो रैयत है, जो गांव के लोग हैं, उसमें 2/3 लोगों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो 5 नंबर में ये बात की गई है ग्राम प्रधान की नियुक्ति, और ये 2/3 सहमति चाहिए, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 6th में बोला गया है कि अगर ग्राम प्रधान की डेथ हो जाती है, ये 6ठे नंबर पर बताया गया है, ग्राम प्रधान की डेथ होती है तो 3 महीने के अंदर उपायुक्त को इन्फॉर्म करना है और नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए बात करनी है। ठीक है, ये टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 3 महीने के अंदर, उसकी डेथ के 3 महीने के अंदर उपायुक्त को एप्लीकेशन देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर में ग्राम प्रधान जो नया नियुक्त होगा उसको कबूलियत लिखना होगा। ठीक है, यानी कि उसको कोई शपथ पत्र में सिग्नेचर करना होगा, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके लिए उसे अपनी हामी भरनी होगी। ठीक है, इस तरह की बात आर्टिकल 7 में है। तो फिर से एक बार 5, 6 और 7 को हम लोग देखें, ग्राम प्रधान नियुक्त, ग्राम प्रधान का डेथ, और नया ग्राम प्रधान कबूलियत लिखेगा। ठीक है, 8th नंबर आर्टिकल में बोला गया है ग्राम प्रधान का जो ग्राम का जो अधिकार अभिलेख है वो 3 महीने के अंदर उसको प्रोवाइड कराना है। जो नया ग्राम प्रधान बनेगा, ठीक है, कबूलियत लिखने के बाद 3 महीने के अंदर गांव का जो अधिकार अभिलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी गांव का, वो अधिकार अभिलेख ग्राम प्रधान को प्रोवाइड कराना है, आर्टिकल 8 में है। ठीक है, आप एक बार सिर्फ इन आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा। ये मैं यकीनन बता सकता हूँ, भूलिएगा नहीं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको छोड़ करके जाना कहीं से भी समझदारी की बात नहीं होगी। ठीक है, आप कितने टॉपिक्स को छोड़िएगा, सारे टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स हैं, CNT है, SPT है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इस तरह के तमाम टॉपिक है और सबको पढ़ के जाना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, उसको देखिए, बहुत कम टाइम में बहुत ही प्रोडक्टिव है वो वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट्स बात है, जितने भी प्रश्न संबंधित बातें मैंने वहाँ बता दिया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, 9th नंबर में देखता हूँ, ग्राम प्रधान जो होगा, ग्राम प्रधान वो पदांतरण नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राम प्रधान आपको बनाया गया है, तो आप कहीं घूमने चले गए और अपने बदले किसी और को बोले कि ठीक है आप ड्यूटी करिए, मैं अपने बदले आपको ग्राम प्रधान नियुक्त करता हूँ, तो इस तरह का कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई पदांतरण नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 9 वाला, इसको याद रखिएगा। और ये 5 वाला ग्राम प्रधान की नियुक्ति की बात जो की गई है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत कम पढ़ना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 और 9 इन दोनों को याद रखिएगा। आर्टिकल 11
अगर ग्राम प्रधान अच्छा कार्य करता है तो उसको गिफ्ट देने का प्रोविजंस भी है, ठीक है, वो आर्टिकल 11 में है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक हो गया हमारा सेकंड चैप्टर का बात, जिसमें 5 से 11 तक था, ठीक है। अब ग्राम प्रधान की बात नहीं की जाएगी, 11 लास्ट था। 14th नंबर हम लोग देखते हैं। 14th नंबर में क्या है, कोई भी रैयत को बेदखल नहीं कर सकेगा, ठीक है। भूस्वामी किसी भी रैयत को बेवजह बेदखल नहीं कर सकेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और ये किस में आ गया आपका, ये तीसरे वाले में आपका आ जाएगा, ठीक है, 12 से 26, जिसमें रैयत की बात की गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 3rd वाला चैप्टर, और इसमें आर्टिकल 14 में बोला जा रहा है कि कोई भी रैयत को बेदखल नहीं कर सकेगा बिना किसी कारण के, ठीक है। और वो जो कारण कुछ होगा भी तो उसको डिफाइन कौन करेगा, उपायुक्त करेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15, 16 भी है। आर्टिकल 15, 16 में लिख के बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 15 और 16 में क्या बात बताया गया है, 14 में क्या मैंने बताया कि कोई भी बेदखल नहीं करेगा, ठीक है। और 15, 16 में क्या बात बताया गया कि रैयत जो होगा, रैयत को जो ज़मीन प्रोवाइड किया गया है, रैयत की जो ज़मीन होगी उसमें वो जो चाहे कर सकता है, ठीक है, उसका जो भी मर्जी होगा वो करेगा। अब जो भी मर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अफीम की खेती करना स्टार्ट कर देगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो भी कार्य से मतलब है कि जो समाज के लिए अगर कोई भलाई का काम कर रहा है, जैसे कि सिंचाई के लिए नहर खुदवाना है या कहीं आने जाने के लिए वो रास्ता दे रहा है, अपनी ज़मीन में से किसी को अलाउ कर रहा है, तो इस तरह के सामाजिक उत्थान के कार्य रैयत अपनी मर्जी से कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 15 और 16 में इस तरह की बातें की गई है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैयत अपनी मर्जी से ज़मीन का उपयोग समाज की भलाई के लिए कर सकता है। आर्टिकल 15 और 16 में ये बात की गई है। 14 में बात की गई थी कि रैयत को बेदखल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम 19 को देखते हैं। आर्टिकल 19, ये सारे आर्टिकल्स हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये चैप्टर 3 में है, ठीक है। CNT में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 46 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ CNT, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका आर्टिकल 19 और 20 सबसे इम्पॉर्टेंट है SPT में, सबसे इम्पॉर्टेंट 19 और 20 है। अगर बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, 5 से 10 मिनट में SPT ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि प्रश्न फंस जाए, तो आप आर्टिकल 19 और 20 को बस अच्छे से पढ़ के चले जाइए। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। आर्टिकल 19 में बात किया गया है कि जोत का विभाजन कैसे करना है, ठीक है। जोत का विभाजन मैं बोल रहा हूँ, आप साथ ही साथ लिख लीजिएगा। और उसी तरह से टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, ठीक है। जोत का विभाजन और टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये बातें की गई है आर्टिकल 19 में, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 19 में टैक्स का जो बात किया गया है कि अगर कहीं पे टैक्स 3 रुपये से कम है, अगर 3 रुपये से कम है किसी जोत का टैक्स, तो उसका डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। वैसी ज़मीन का डिवीज़न नहीं होगा। ये 3 रुपये आपको याद रखना है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 3 से अगर कम है तो वैसी ज़मीन का डिवीज़न नहीं होगा। और डिवीज़न और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आर्टिकल 19 में की गई है। ये 3 रुपये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20, ठीक है। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, CNT का सबसे इंपॉर्टेंट, SPT का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आर्टिकल 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण की बात की गई है, ठीक है। और यही सेम बात CNT में आर्टिकल 46 में की गई थी कि ज़मीन किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसको ज़मीन दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। जैसे कि ST अपनी ज़मीन को सिर्फ थाना लेवल पर ही किसी को दे सकता है, किसी को क्या सिर्फ ST को दे सकता है। और SC, OBC और SC जो था वो जिला लेवल पर दे सकता था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सॉरी जिला नहीं, हाँ एक ही बात हुआ। तो यहाँ पे उस तरह की बातें आर्टिकल 20 में की गई है। रैयत के अधिकार का हस्तांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स को इसमें देखते हैं। आर्टिकल 20 में लीज़, ठीक है, लीज़ 1 साल तक दिया जा सकता है, ठीक है। ये 1K में डिफाइन किया गया है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 साल तक का लीज़ पर ज़मीन दिया जा सकता है। 1 साल के बाद वो ज़मीन आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। ये 1 साल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहन को ज़मीन दे सकते हैं, विधवा माँ को ज़मीन दे सकते हैं। इस तरह की बात सब आर्टिकल 20 के 1 में बात की गई है, ठीक है। 1 या K जो बोलिए एक ही बात है।
इसमें इस तरह की बातों को बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 20 का 4th पार्ट में बताया गया है कि बैंक जो है वो लोन की वसूली के लिए ज़मीन को बेच सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि बैंक लोन की वसूली के लिए ज़मीन को बेच सकती है। और किताब में अगर आप देखिएगा तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है, वो जितना भी लंबा चौड़ा लिखा है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि बैंक कौन है, ठीक है। बैंक को उसमें डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें सरकार का स्टेक 51% हो, इस तरह की सारी बातें बताई गई है, वो इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन बात इंपॉर्टेंट है कि बैंक जो है लोन की वसूली के लिए ज़मीन को बेच सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 20 का 4th पार्ट में। 5th पार्ट में बात बताया गया है कि जो अंतरीति है, अंतरीति यानी कि जिसको ज़मीन ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। ज़मीन ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रांसफ़र के डेट से 30 साल के अंदर मान लीजिए उस पर उसने भवन का निर्माण कर लिया है, ठीक है। ज़मीन मैंने आपको ट्रांसफ़र किया और आपने जैसे कि आज ट्रांसफ़र किया और 30 साल के अंदर आपने वहाँ पे भवन का निर्माण कर लिया है, ठीक है। तो वो वैसा भवन आपको हटाना होगा। अगर मैं वापस क्लेम कर लूँ उस पर ज़मीन पे तो आपको वो भवन वहाँ से हटाना होगा। और उसके लिए क्या है, 6 महीने के लिए आपको पहले टाइम देगा उपायुक्त, ठीक है। 6 मंथ्स का आपको टाइम देगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक का, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपको जवाब देना है और बहुत ज़्यादा आप डिले करते रहिएगा तो 2 साल तक आप डिले कर सकते हैं। उसके बाद जबरन आपको यहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड ये है कि अगर मैंने आपको ज़मीन ट्रांसफ़र जो किया है वो बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, बिहार अनुसूचित, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्षेत्र अधिनियम 1969, ये जब लागू हुआ था 1969 में, उसके पहले मैंने आपको ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया है तो फिर आप सेफ़ हैं, ठीक है। फिर आपको वहाँ से आपका भवन वगैरह ये सब हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन 1969 के बाद अगर मैंने आपको ज़मीन दिया है और मैं SC ST कार्ड से बिलोंग करता हूँ तो आपको अगर मैं क्लेम कर दूँ तो वो हटाना पड़ेगा। और उसके लिए 6 महीना, पहले 6 महीना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का समय आपको उपायुक्त प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझना है। 1969 के पहले अगर ट्रांसफ़र किया गया है तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। आर्टिकल 20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए। अब आर्टिकल 21 में गैर आदिवासी की बात की गई है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 में तो आदिवासियों की बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 21 में गैर आदिवासियों की बात की गई है। बस इतना ही याद रखिएगा। गैर आदिवासियों से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न आता है SPT का तो आर्टिकल 21 आँख बंद करके आपको टिक कर देना है, ठीक है। गैर आदिवासियों की ज़मीन को अगर आप लीज़ पे लेना है या कुछ करना है तो मैक्सिमम 6 साल तक के लिए आप लीज़ पे ले सकते हैं। इसको भी याद रखिएगा, गैर आदिवासियों की ज़मीन 6 साल तक के लिए दी जा सकती है लीज़ पे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 22 है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 22 में क्या है कि ज़मीन रैयत की जो भूमि है उसका नेचर को बदलना, ठीक है। विनियम का बात यहाँ पे किया गया है, ठीक है। क्या बात की गई है कि रैयत का जो भूमि है, रैयत का जो भूमि है उसका विनियम का, अब विनियम का मतलब क्या होता है, विनियम का मतलब बदलना, ठीक है। रैयत अपनी भूमि का नेचर बदल सकता है। मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, आप खेती करने के बदले आप मन कर रहा है यहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो इस तरह की बात जो है आर्टिकल 22 में की गई है, ठीक है। और रैयत की मान लीजिए कोई ज़मीन है, उसको प्रोवाइड किया गया है कोई काम करने के लिए और 10 वर्ष तक वो उस पर कोई काम नहीं करता है, वो इसी तरह बैरन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 10 वर्ष के बाद उस रैयत का वहाँ पर जोत का अधिकार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष आपको याद रखना है, फिर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 वर्ष तक अगर आपने उस ज़मीन को कुछ नहीं किया है तो वहाँ से आपका जोत का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। और ये बात भी आर्टिकल 22 में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तुम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया SPT से रिलेटेड, जितनी भी बात मैंने डिस्कस किया है वो काफ़ी है। आप इसी को वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखिए, एग्ज़ाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा, किताब पलटने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बिल्कुल